नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं अर्थशास्त्र अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी के महत्वपूर्ण नोट्स की जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी रहेगी क्योंकि ये अपडेट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों, एक नज़र में पालमपुर एक गांव है, उसके बारे में बात करते हैं। पालमपुर में कृषि जो प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया, वहाँ पर गांव में 450 परिवार हैं। 150 परिवार जो है उनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है। बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। 1 हेक्टेयर में होता है 2.5 किले। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जातियों का है। गांव में ज़्यादातर भूमि के स्वामी जो हैं उच्च जाति के 80 परिवार हैं। दोस्तों, एक गांव है, एक गांव की तरह लें, भी बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। इसके अलावा इसके बारे में बताएं, यहाँ पर एक हाई स्कूल है, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक स्वास्थ्य केंद्र है, एक निजी अस्पताल भी है। पालमपुर गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्य होते हैं जो कृषि के अलावा होते हैं, जैसे दुकानदारी होगी में लगे हुए, जैसे डेयरी, दुकानदार, उद्योग, इनमें लगे हुए लोग हैं। इसके अलावा आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो याद रखने योग्य है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, इसलिए भारत के गांवों में कृषि उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। पालमपुर गांव में भी कृषि ही मुख्य क्रिया है। 1 अंक वाले प्रश्न उत्तर। पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। उत्पादन का प्रयोजन यानी उद्देश्य क्या है? ऐसी वस्तु या सेवाएं उत्पादित करना किन की हमें आवश्यकता है? उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या है? भूमि। पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में क्या उगाते हैं? ज्वार और बाजरा। आधुनिक कृषि विधि में कौन से बीजों का इस्तेमाल किया जाता है? HYV। इसके अलावा एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल को क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत के किन 2 राज्यों में किया गया? पंजाब और हरियाणा। भूमि मापने की मानने की इकाई क्या है? हेक्टेयर। पालमपुर में लगभग कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं? लगभग 25%। अधिशेष कृषि उत्पादों का किसान क्या करते हैं? अधिशेष कृषि उत्पादों को रायगंज के बाजारों में बेचा जाता था। 3 और 5 अंक वाले प्रश्न उत्तर। पालमपुर में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? खरीफ गर्मी, 3 अक्षर है तो गर्मी में जो उगाई जाती है खरीफ। ज्वार बाजरा पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग के लिए। 2 अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। रबी 2 अक्षर सर्दी में जैसे गेहूँ चना। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी होती है, ये फसल। इसके अलावा पालमपुर गांव की 3 गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन करें। नंबर 1 लघु स्तरीय विनिर्माण यानी कुटीर उद्योग। दूसरा डेयरी फार्म जो है। तीसरा परिवहन जो व्यवस्था वहाँ की। और 4th है दुकानदारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो आप। इसके अलावा परंपरागत खेती और आधुनिक खेती यानी कृषि में अंतर स्पष्ट करें। परंपरागत जो कृषि होती है उसमें कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता है, कम सिंचाई की जरूरत होती है। उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग होता है। जबकि आधुनिक कृषि में अधिक उपज वाले बीज जैसे HYV का प्रयोग, अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। रासायनिक खाद जैसे DAP, यूरिया और कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, किससे इसकी जो प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको बता दें जो परंपरागत कृषि है उसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता है और आधुनिक कृषि में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि इसमें DAP, यूरिया और कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं होती हैं? हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किए जाने वाले गैर कृषि उत्पादन कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि। कुछ शिक्षित लोगों को द्वारा नर्सरी पाठशाला, प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठशाला स्थापना करना, गन्ने से गुड़ और चीनी तैयार किया जाना, खेतों से उत्पादित जो सब्जी है, फलों का शहरी बाजार में बेचा जाना,
गांव से दूर एकत्रित करके शहरों में आपूर्ति करना, सिलाई कढ़ाई की जो ट्रेनिंग सेंटर उनकी स्थापना करना, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग देना, ये गैर कृषि क्रियाएं। बहुविध फसल प्रणाली और आधुनिक फसल प्रणाली में अंतर स्पष्ट करें। बहुविध फसल प्रणाली, एक साल में किसी भूमि पर एक से अधिक ज़्यादा फसल उगाने की प्रणाली को फसल प्रणाली कहते हैं। फिर बिजली के कारण सिंचाई व्यवस्था ठीक हुई है, इससे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। किसान दोनों खरीफ और रबी ऋतु की फसल उगाने में सफल हुए हैं। तो बहुविध जो फसल प्रणाली है आधुनिक समय में काफ़ी उगाई जाती है, इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है, एक साल में कई फसल ले लेते हैं। इसके अलावा आधुनिक कृषि प्रणाली आधुनिक वैज्ञानिक तरीके अपनाकर की जाती है, किसानों ने अपनी उपज बढ़ा ली है। इसके अलावा HYV अधिक उपज वाले बीज और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक जो उपकरणों का प्रयोग कर हरित क्रांति जो 1960 में हुई थी के दशक में उसका जन्म हुआ और कई गुना अधिक उपज की प्राप्ति हुई है। अब बात करते हैं स्थायी पूंजी और मानव पूंजी में अंतर। स्थायी पूंजी से अभिप्राय औजार मशीनों में अत्यंत साधारण उपकरणों से किनका प्रयोग उत्पादन में कई वर्षों तक किया जाता है, जैसे किसान का हल, कंप्यूटर आदि। मानव पूंजी उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसे मानव पूंजी कहा जाता है। आपको बता दें दोस्तों, सबसे ज़रूरी जो होती है सभी पूंजियों में मानव पूंजी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा भौतिक पूंजी से क्या अभिप्राय है? भौतिक पूंजी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर काम आने वाले आगतें जैसे इमारत, मशीन, औजार, इसमें स्थायी और कार्यशील जो पूंजी हैं दोनों शामिल होती हैं, जरूर ध्यान रखें। भौतिक पूंजी में स्थायी और जो कार्यशील पूंजी होती है उसमें दोनों शामिल होती हैं। भारत में सिंचाई व्यवस्था की व्याख्या करें। भारत में सभी गांवों में उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। आज भी अगर देखें कुल कृषि क्षेत्र में लगभग 40% से कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। परंपरागत विधि में किसान कुओं आदि से पानी निकालकर खुद छोटी छोटी खेतों की सिंचाई की जाती है। बिजली आ जाने से सिंचाई की जो सुविधा बढ़ गई है और सिंचाई पद्धति भी बढ़ गई है। बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। नदियों मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में सिंचाई होती है। उत्पादन के कितने संगठन हैं? व्याख्या करें। उत्पादन के 4 संगठन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान देना। भूमि, श्रम, पूंजी और मानव पूंजी। भूमि उत्पादन की पहली इकाई है। श्रम उत्पादन की दूसरी इकाई, जो लोग उत्पादन के लिए काम करेंगे उसे श्रम कहा गया है। कार्य के प्रकृति के आधार पर श्रम को 2 भागों में बांटा गया है। शारीरिक श्रम, वैसे श्रम जिसमें शारीरिक कार्य क्षमता का अधिक उपयोग किया जाता है, जिसमें मजदूर ज़्यादा आते हैं। और दूसरा मानसिक, वैसे श्रम जो पढ़े लिखे लोग करते हैं या लिखा पढ़ी वाले काम होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कार्य कर सकते हैं। पूंजी, उत्पादन के लिए कई प्रकार के सामग्री आदि खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। कार्य के आधार पर पूंजी 2 प्रकार की होती है। स्थायी पूंजी, वैसी पूंजी किसका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है, जैसे जनरेटर, ट्रैक्टर, टरबाइन, कंप्यूटर, किसान का हल, थ्रेसर, मशीन, औजार, भवन इत्यादि। दोस्तों, स्थायी पूंजी की पहले भी दे रखी है कि आप कोई इनमें से एक याद कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यशील पूंजी, वैसी पूंजी किसका उपयोग एक बार ही किया जा सकता है, तब उपयोग के बाद वो नष्ट या खराब हो जाते हैं, उसी कार्य पूंजी कहते हैं। जैसे नगद मुद्रा, कच्चा माल, बुनकर द्वारा प्रयोग में लाई गई शोध, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई गई मिट्टी जैसे खाद, बीज इत्यादि, इसको कार्यशील पूंजी कहेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपको, तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो कोरोना नाम की जो बीमारी है, महामारी है, उससे बचने के लिए ज़रूर जो है उपाय करें, बचे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
जय हिंद, जय भारत।